हेलो गाइस, वेलकम टू एसेंशियल मेडिकल साइंस। मेरा नाम है मोहित और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्मेकोलॉजी के एक छोटे बट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है एंटी प्लेटलेट ड्रग्स के बारे में। सो बेसिकली एंटी प्लेटलेट ड्रग्स ना बोल के अगर मैं बताऊं, इस चैप्टर जो फार्मेकोलॉजी का, ये ब्लड से रिलेटेड चैप्टर है। ठीक है, मान लो कोई पेशेंट है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन किसी को हो रहा है, या फिर किस वजह से हो सकता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हमको पता है एथेरोस्क्लेरोसिस या फिर थ्रोम्बस की फॉर्मेशन की वजह से हो सकता है। तो उस कंडीशन में हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम उस थ्रोम्बस को तोड़ पाएँ, या फिर अगर किसी को एमआई का अटैक आया है, अगर वो बच गया है पेशेंट, उसके बाद नेक्स्ट टाइम अटैक ना आए, उसके लिए हम उसको ड्रग्स दे सकते हैं। तो ये वाले जो ड्रग्स हैं ये सब इन चीज़ों में हेल्प करेंगे। उसके अलावा स्ट्रोक पेशेंट है, ठीक है, किसी पेशेंट को स्ट्रोक हो रहा है तो उसमें भी ऐसा ही होता है। स्ट्रोक कैसे होता है, उसमें भी थ्रोम्बस की वजह से भी स्ट्रोक हो सकता है, हीमोरेजिक स्ट्रोक भी होता है, वो अलग है। तो एंटी प्लेटलेट ड्रग्स इन सब डिजीज़ में हमारी हेल्प करेंगे। या फिर एक और चीज़ जो होती है, अगर आपने पढ़ा हो, बर्गर्स डिजीज़ करके एक डिजीज़ होती है जिसमें कि हमारे जो वेन्स होती हैं, लेग्स की वेन्स होती हैं, उसके अंदर क्लोट बन जाता है जिसकी वजह से पेन होता है पैर में। तो उस कंडीशन में भी हम एंटी प्लेटलेट ड्रग्स दे सकते हैं। तो एंटी प्लेटलेट मतलब कि ब्लड से रिलेटेड जो ड्रग्स है वो दे सकते हैं। तो बेसिकली 3 कैटेगरीज में हम आने वाली है जो हम पढ़ेंगे। नंबर 1 इज़ एंटी प्लेटलेट ड्रग्स, नंबर 2 इज़ एंटी कोएगुलेंट्स, नंबर 3 इज़ फिब्रिनोलिटिक्स। एंटी प्लेटलेट्स, प्लेटलेट जो हमारे ब्लीडिंग को रोकती हैं, ठीक है, तो उसको स्टॉप करने के लिए एंटी प्लेटलेट ड्रग्स देते हैं। एंटी कोएगुलेंट बेसिकली क्लोटिंग फैक्टर से जो हमारा ब्लीडिंग स्टॉप होता है उससे रिलेटेड हो गया। फिब्रिनोलिटिक्स क्या है, मान लो थ्रोम्बस बन गया है, उसके बाद उसको तोड़ना है, तो उस कंडीशन में हम क्या देते हैं, थ्रोम्बोलिटिक्स या फिर फिब्रिनोलिटिक्स। तो हम इस वीडियो में बेसिकली नंबर 1 वाले की बात करेंगे, मतलब एंटी प्लेटलेट ड्रग्स की बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में एंटी कोएगुलेंट्स और उसके बाद फिब्रिनोलिटिक्स। और इस वीडियो में हम हेल्प लेंगे टेक्स्ट बुक ऑफ फार्मेकोलॉजी बाय डॉक्टर प्रसन्न आर भंडारी, जो बेसिकली थीमे पब्लिशर्स की है। ये न्यू CBME करिकुलम के ऊपर बेस्ड है, तो आप इस बुक को प्रेफर कर सकते हो। बाकी आपको आइडिया लग जाएगा, मैं इस बुक से कुछ टॉपिक्स जो हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो आपको इस बुक से दिखाने वाला हूँ, लाइक कुछ डायग्राम्स वगैरह। तो ये वाली बुक से हम हेल्प लेंगे इस वीडियो में। सो मैं ये वाली बुक प्रेफर इसलिए कर रहा हूँ इस वीडियो में हेल्प के लिए, क्योंकि मुझे बुक काफ़ी अच्छी लगी। मैंने इस बुक में जब देखा टॉपिक्स को, तो बेसिकली इसमें सारे ड्रग्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। लैंग्वेज इसकी ईजी है। सारे ड्रग्स को, जैसे एस्पिरिन का एडवर्स इफेक्ट दे दिया, अदर यूजेस दे दिए, ड्रग इंटरेक्शन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस यहाँ पे दे दिया, उसके बाद डायग्राम्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं। उसके जैसे अदर क्लासिफिकेशन ADP रिसेप्टर ब्लॉकर्स हम पढ़ेंगे, तो इसमें हर एक ड्रग के बारे में यहाँ पे अच्छे से बताया हुआ है। तो लैंग्वेज ईजी है, पेज पे इस तरह से लिखा हुआ है कि आपको यूँ नहीं लगेगा कि बहुत ज़्यादा मतलब सब कुछ खिचड़ी नहीं पका रखी है। तो ये बुक मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी, और इसमें हर एक चैप्टर के बाद आपको MCQs देखने को मिलेंगे, तो आपको एक तरह से MCQ का भी प्रिपरेशन हो जाएगा, क्योंकि आजकल तो प्रोफेशनल एग्जाम में भी MCQs आते हैं। उसके अलावा डॉक्टर प्रसन्न आर भंडारी का ही वेबिनार है 31 मई 2024 को, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे गया होगा। सो 31 मई 2024 को ये वेबिनार है 5 to 6 PM। टॉपिक है यहाँ पे हाउ टू प्रिपेयर फार्मेकोलॉजी फॉर नीट PG। तो जिसको भी ज्वाइन करना है, जो भी देखना चाहता है, तो वो अभी जाके, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, जाके अभी रजिस्टर करो इस वेबिनार के लिए। और अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक एंटी प्लेटलेट ड्रग्स। तो एंटी प्लेटलेट ड्रग्स क्या करने वाले हैं, इस चीज़ की बात करते हैं। सबसे पहले एंटी प्लेटलेट ड्रग्स क्या करते हैं, प्लेटलेट रिच जो थ्रोम्बाई बनता है, जो प्लेटलेट्स का जो एग्रीगेशन होने से जो गुच्छा बनता है, जो ब्लीडिंग को स्टॉप करता है, उसको रोकता है बनने से, ठीक है, बाय इनहिबिटिंग द प्लेटलेट एक्टिवेशन। अब कैसे बनता है वो हमें पता है, हमने फिजियो में भी पढ़ा है। सबसे पहले प्लेटलेट एक्टिवेट होते हैं, फिर जाके प्लेटलेट एंडोथेलियम पे जाके एडेशन होता है, उसके बाद वो बाकी प्लेटलेट्स को बुला के उसको एग्रीगेट करते हैं, और बाद में एक पूरा एक वो बना लेते हैं, क्लोट बना देते हैं, और बाद में वहाँ पे फिब्रिन आता है। फिब्रिन क्या है, वो हमारा क्लोटिंग फैक्टर्स से आ रहा है फिब्रिन। तो फिब्रिन आके उसको पूरा एक स्ट्रॉन्ग थ्रोम्बस बना देता है। सो बेसिकली एंटी प्लेटलेट ड्रग्स प्लेटलेट रिच थ्रोम्बाई को बनाने से प्रिवेंट करते हैं बाय इनहिबिटिंग द प्लेटलेट एक्टिवेशन एंड प्लेटलेट एग्रीगेशन। एक्टिवेशन और एग्रीगेशन को रोकते हैं। तो बेसिकली ये वाले ड्रग्स क्या करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा किसी पेशेंट को हम एंटी प्लेटलेट ड्रग्स दे रहे हो काम कर रहा है कि नहीं, पेशेंट का ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाएगा। कैसे चेक करते हैं, ब्लीडिंग टाइम जो है वो बढ़ जाएगा, मतलब ब्लीडिंग जितनी देर में रुक जानी चाहिए थी उतनी देर में नहीं रुक रही है, ब्लीडिंग टाइम इज इंक्रीज्ड। एंटीकोएगुलेंट्स क्या करते हैं, फिब्रिन की डिपोजिशन को रोकते हैं। मैंने बताया था प्लेटलेट एग्रीगेट हो गए, एग्रीगेट होने के बाद ये जो प्लेटलेट है इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन बनाता है, वो बनाता है फिब्रिन, और उसके बाद ही हम बोलते हैं कि क्लोट बन गया है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, कैसे एंटीकोएगुलेंट्स क्या करेंगे, क्लोटिंग फैक्टर्स को ही इनहिबिट कर देंगे। अब क्लोटिंग फैक्टर्स काम नहीं करेंगे तो फिब्रिन नहीं आएगा, फिब्रिन नहीं आएगा तो क्लोट फॉर्मेशन नहीं होगा, और क्लोट फॉर्मेशन नहीं होगा तो क्लोटिंग टाइम जो है वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा।
थर्ड टाइप ऑफ ड्रग जो होंगे वो हो गए फिब्रिनोलिटिक्स। फिब्रिनोलिटिक्स नाम से पता चल रहा है फिब्रिन को तोड़ने वाला, मतलब कि अब फिब्रिन आ चुका था, क्लोट बन चुका है, क्लोट बोलो या थ्रोम्बस बोलो एक ही बात है, वो बन चुका है, अब हमें उस थ्रोम्बस को तोड़ना चाहते हैं, तो इसलिए इनको थ्रोम्बोलिटिक्स भी बोलते हैं। तो बेसिकली क्या करते हैं, लिसिस ऑफ द थ्रोम्बस करते हैं बाय डिग्रेडिंग द डिपोजिटेड फिब्रिन, जो फिब्रिन डिपोजिट हो चुका था उसको डिग्रेड करके ये थ्रोम्बस को तोड़ते हैं, और फिब्रिन टूटेगा तो वहाँ से बनता है फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट, जिसको एफडीपी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और यहाँ पे डी डाइमर जो है वो बढ़ जाता है। तो अगर ब्लड में डी डाइमर बढ़ा हुआ है तो हम बोल सकते हैं कि पेशेंट या तो थ्रोम्बोलिटिक्स पे या फिर पेशेंट में कोई ना कोई डिजीज़ है। ठीक है, तो अब हम मेन जो अब हमारा फोकस होगा वो एंटी प्लेटलेट्स के ऊपर होगा। तो एंटी प्लेटलेट्स में हम बात करें कि कैसे एंटी प्लेटलेट्स ड्रग्स काम करते हैं, तो उससे पहले एक चीज़ यहाँ पे आती है कि हमारा जो यहाँ पे फोस्फोलाइपेज A2 जो है वो यहाँ पे हेल्प करता है रैकिडोनिक एसिड बनने में। ठीक है, रैकिडोनिक एसिड कहाँ से बन रहा है, मेम्ब्रेन के जो फोस्फोलिपिड्स हैं, मेम्ब्रेन यहाँ पे क्या हो रहा है, एंडोथेलियम डैमेज हो रहा है। मान लो कोई भी क्लोट बनता है, कोई भी प्लेटलेट एग्रीगेशन होता है तो क्या होता है, सबसे पहले मान लो चोट लग गई मेरे हाथ पे, यहाँ पे अगर चोट लगी तो क्या होगा, वहाँ की एंडोथेलियम जो है डैमेज होगी, ब्लड वेसल की एंडोथेलियम डैमेज होगी, तो एंडोथेलियम डैमेज हुई तो मेम्ब्रेन है वहाँ से फोस्फोलिपिड निकला, फोस्फोलिपिड के ऊपर काम करता है फोस्फोलाइपेज A2। फोस्फोलाइपेज A2 कहाँ से है, न्यूट्रोफिल्स वगैरह में प्रेजेंट होता है। फोस्फोलाइपेज A2 ने क्या किया, अरेकिडोनिक एसिड बना दिया, अरेकिडोनिक एसिड बन गया। अब अरेकिडोनिक एसिड पे कोक्स एंजाइम काम करता है और बनाता है थ्रोम्बोक्सेन A2। क्या करता है, कोक्स एंजाइम, कोक्स पाथवे यहाँ पे स्टार्ट होता है और बनता है थ्रोम्बोक्सेन A2। ये थ्रोम्बोक्सेन A2 ही प्लेटलेट को एडेशन में हेल्प कर रहा है, मतलब प्लेटलेट की जो एक्टिवेशन होती है सबसे पहले क्लॉट बनने से पहले प्लेटलेट एक्टिवेशन जो होती है वो थ्रोम्बोक्सेन A2 की वजह से होती है। तो नंबर 1 जो ड्रग्स हम एंटी प्लेटलेट ड्रग्स में पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे इस थ्रोम्बोक्सेन A2 को बनने से रोकना है, और बनने से रोकने के लिए हम कोक्स एंजाइम को इनिबिट करेंगे, और इनिबिट करने वाले ड्रग का नाम है एस्पिरिन। तो सबसे पहला ड्रग हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एस्पिरिन। उसके अलावा एक और चीज़ यहीं पे बता दूं कि अरेकिडोनिक एसिड प्रोस्टाग्लैंडिन I2 भी बनाता है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन I2 है गैस्ट्रिक प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। तो अगर हमने कोक्स को इनिबिट कर दिया तो गैस्ट्रिक प्रोटेक्शन में हमारी हेल्प कोई नहीं करेगा, और गैस्ट्रिक प्रोटेक्शन में हेल्प नहीं होगी तो पेप्टिक अल्सर होगा। तो एस्पिरिन का एक साइड इफेक्ट जो होता है वो होता है पेप्टिक अल्सर। ये भी मैं आपको अभी बता दिया हूँ, आगे भी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग से। तो हमारा बहुत ही प्यारा सा हम यहाँ पे डायग्राम से इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इस वाले डायग्राम में अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास प्लेटलेट है, ग्रीन कलर में जो दिख रहा है ये हमारे पास प्लेटलेट है। AA मतलब अरेकिडोनिक एसिड, COX-1 एंजाइम ने अरेकिडोनिक एसिड को कन्वर्ट किया थ्रोम्बोक्सेन A2 में। ये थ्रोम्बोक्सेन A2 ने प्लेटलेट को एक्टिवेट किया, और प्लेटलेट एक्टिवेट हो गया, यहाँ पे प्लेटलेट एडेशन हो गया, प्लेटलेट एंडोथेलियम से जाके जुड़ गया। रेड कलर में जो है ये है एंडोथेलियम। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, ये प्लेटलेट जो है अब इस प्लेटलेट से ये दूसरे प्लेटलेट्स को बुलाने का काम करेगी, उसमें हेल्प करता है ADP। ठीक है, ADP बाइंड करता है प्लेटलेट के ऊपर एक रिसेप्टर होता है जिसको बोलते हैं P2Y12 रिसेप्टर। P2Y12 रिसेप्टर, इस रिसेप्टर पे ADP जाके बाइंड करता है और बाइंड करके प्लेटलेट को बुलाने में मदद करेगा और प्लेटलेट एग्रीगेशन में मदद करेगा। ठीक है, इसके अपोजिट होता है CAMP, साइक्लिक AMP। साइक्लिक AMP क्या करता है, साइक्लिक AMP इस रिसेप्टर को इनिबिट कर देता है। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए साइक्लिक AMP कम हो, तभी प्लेटलेट एग्रीगेशन होगा। तो साइक्लिक AMP नॉर्मली जो है जब प्लेटलेट काम कर रहे होते हैं, मतलब जब क्लोट बन रहा होता है तो साइक्लिक AMP कम हो जाता है। लेकिन अब हमें एंटी प्लेटलेट वाला काम करवाना है, तो हमें CAMP को बढ़ाना होगा, तो एक ड्रग यहाँ पे भी हम लगा सकते हैं। उसके बाद क्या था, 2 प्लेटलेट हैं, 2 प्लेटलेट को आपस में जोड़ने में कौन सा क्या हेल्प करेगा, P2B3 है। ये मैंने G2B3 लिख दिया गलती से, ग्लाइकोप्रोटीन 2B3 होगा यहाँ पे। ये क्रॉस लिंकिंग और या फिर प्लेटलेट एग्रीगेशन में मदद करेगा। तो हमारे पास कौन कौन सी क्लासेज ऑफ ड्रग हो गई। नंबर 1 क्लास ऑफ ड्रग है जो COX-1 एंजाइम को इनिबिट करेगी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एस्पिरिन। यहाँ पे एग्जांपल आएगा एस्पिरिन का। तो नंबर 1 क्लास होगी कोक्स इनिबिटर। नंबर 2 क्लास जो है वो क्या करेगी, वो इस P2Y12 रिसेप्टर को इनिबिट करेगी। कौन से रिसेप्टर को, P2Y12 रिसेप्टर को, जहाँ पे ADP बाइंड कर रहा था, तो इसको इनिबिट करेगी, सेकंड क्लास ऑफ ड्रग्स। ठीक है, थर्ड क्लास ऑफ ड्रग जो है वो क्या होगा हमारे पास, जो CAMP को बढ़ाने का काम करेगा। CAMP को बढ़ाने का काम करेगा, ये होते हैं फोस्फोडाइएस्ट्रेज इनिबिटर्स। फोस्फोडाइएस्ट्रेज को इनिबिट करके CAMP को बढ़ाने का काम करते हैं। और फोर्थ क्लास ऑफ ड्रग होगी जो ये जो हमारे ग्लाइकोप्रोटीन था जो 2 प्लेटलेट को जोड़ने में मदद कर रहा था, ग्लाइकोप्रोटीन 2B3 है, इसको इनिबिट करने का काम करेगी। तो ये 4 क्लास ऑफ ड्रग हमारे पास इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारे पास 5वीं क्लास भी हम पढ़ेंगे जो है हमारे पास न्यू ड्रग्स के नाम से। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग मैंने आपको बता दिया। नंबर 1 क्लास क्या हो गई, इरिवर्सिबल कोक्स इनिबिटर, जिसमें हमारे पास ड्रग्स की बात अभी करते हैं। सेकंड क्लास हमारे पास हो गई P2Y12 रिसेप्टर ब्लॉकर। किसका रिसेप्टर था ये, ADP का, तो ADP रिसेप्टर ब्लॉकर भी बोल सकते हैं इसको।
नंबर 3 क्लास थी जो CAMP को बढ़ा रही थी, वो है फॉस्फोडाइस्ट्रेस 3 इनिबिटर्स। नंबर 4 क्लास थी जो ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A को इनिबिट कर रही थी, जो 2 प्लेटलेट को जुड़ने में मदद कर रहे थे, ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A उसको इनिबिट करने वाले ड्रग्स। और नंबर 5 ड्रग्स जो हम यूज़ कर सकते हैं वो है न्यू ड्रग्स, जिसमें हम पढ़ेंगे 2 ड्रग्स, वोरापक्सर एंड डेजोक्सीबेन। ये 2 ड्रग्स न्यू ड्रग्स हैं, छोटा थोड़ा 1-2 लाइन इसके बारे में पढ़ेंगे हम। इरिवर्सिबल कोक्स इनिबिटर में हम एक ड्रग पढ़ेंगे जो है एस्पिरिन, जिसको हम NSAID भी बोलते हैं। सेकेंड क्लास ऑफ ड्रग ADP रिसेप्टर या फिर P2Y12 रिसेप्टर ब्लॉकर में हमारे पास 5 ड्रग्स आते हैं, जिसको याद करने का तरीका हमारे पास हो गया PCT-TC या फिर PCT-CT से भी आप याद कर सकते हो। तो टिक्लोपिडिन, क्लोपिडोग्रिल, प्रेसुग्रिल, टिकाग्रेलोर एंड कैंग्रेलोर, ये 5 ड्रग्स हम पढ़ेंगे P2Y12 रिसेप्टर ब्लॉकर में। तो इसमें ज़्यादा ड्रग्स नहीं है, याद हो जाएगा आपको इजीली। फॉस्फोडाइस्ट्रेस 3 इनिबिटर्स में हमारे पास ट्रिक है, न्यूमोनिक है हमारे पास DCP के नाम से। ड्रग्स के नाम है डायपाइरिडामोल, सिलेस्टाजोल एंड पेंटोक्सीफाइलिन, ये 3 ड्रग्स हम पढ़ने वाले हैं। और 4th क्लास जो है GP2B3A इनिबिटर्स में, उसमें हम पढ़ेंगे 3 ड्रग्स, जिसका हम ट्रिक बनाएंगे या तो ईट से या फिर टी से, ईट या फिर टी, कुछ भी आप जो आपको याद रहे। तो क्या क्या ड्रग्स हो गए, एप्टीफीवाटाइड, एप्सिक्सीमैब एंड टिरोफेबेन। ठीक है, ये हम ड्रग्स पढ़ने वाले हैं जो कि एंटीप्लेटलेट ड्रग्स हमारे होंगे। तो नंबर 1 ड्रग पे चलते हैं। सबसे पहला ड्रग है हमारे पास इरिवर्सिबल कोक्स इनिबिटर्स, इसको हम हिट एंड रन ड्रग भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अभी बताता हूँ। और इस क्लास में हमारे पास आता है एस्पिरिन। क्या करता है एस्पिरिन? एस्पिरिन कोक्स एंजाइम को इनिबिट कर देगा। मैंने बताया था कोक्स एंजाइम क्या करता था, एराकिडोनिक एसिड को थ्रोम्बोक्सेन A2 में कन्वर्ट करता था। थ्रोम्बोक्सेन A2 प्लेटलेट एडेशन में हेल्प करता था और एक्टिवेशन में हेल्प करता था। तो कोक्स एंजाइम इनिबिट हो गया तो थ्रोम्बोक्सेन A2 कम हो जाएगा। थ्रोम्बोक्सेन A2 कम हो गया मतलब इनिबिट द अटैचमेंट ऑफ प्लेटलेट टू एंडोथेलियम। अब प्लेटलेट जो एंडोथेलियम पे अटैच ही नहीं हो पाएगी, अटैच नहीं होगी तो आगे का मैकेनिज्म जो चल रहा था प्लेटलेट एक्टिवेशन, एग्रीगेशन, वो सब होगा ही नहीं। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है कि जो हमारी प्लेटलेट्स हैं, इस कॉन्सेप्ट पे फोकस करना कि हमारी जो प्लेटलेट्स हैं उसमें जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है, प्लेटलेट्स लैक द जेनेटिक मटेरियल। तो अगर थ्रोम्बोक्सेन A2 एक बार कम हो गया, मतलब एक बार कोक्स एंजाइम इनिबिट कर दिया किसी प्लेटलेट का, तो वो खुद से नया कोक्स एंजाइम नहीं बना सकती, खुद से नया थ्रोम्बोक्सेन A2 नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है। तो प्लेटलेट लाइक द जेनेटिक मटेरियल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, देयरफॉर न्यू जनरेशन ऑफ थ्रोम्बोक्सेन A2 नॉट अकर्स अंटिल द न्यू प्लेटलेट्स आर फॉर्म। जब तक नई प्लेटलेट नहीं बनेगी तब तक थ्रोम्बोक्सेन A2 आएगा ही नहीं। और नई प्लेटलेट बनती है 7 दिन में, मतलब प्लेटलेट का जो लाइफ स्पैन होता है वो होता है 7 डेज का। तो 7 दिन बाद ही दोबारा नया थ्रोम्बोक्सेन A2 आएगा और 7 दिन बाद ही हमारा क्लॉटिंग मैकेनिज्म वापस से रीस्टोर होगा। इसकी भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो भी आपको बताता हूँ। और इसीलिए हिट एंड रन ड्रग इसको बोलते हैं, आएगा बिल्कुल ब्लॉक कर देगा, नया जेनेटिक मटेरियल है नहीं, नया कुछ बनेगा नहीं और भाग जाएगा, इसलिए इसको हिट एंड रन ड्रग भी बोल देते हैं। तो अब अगर हम बात करें यूजेस, कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं हम एस्पिरिन को हम MI पेशेंट में यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रोक के टाइम पे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि MI में भी थ्रोम्बस की वजह से मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो सकता है, स्ट्रोक में भी हो सकता है, एंड बर्गर्स डिजीज में भी यूज़ करते हैं, जो मैंने आपको शुरू में बताया था वीडियो के। डोज की बात करें तो एंटीप्लेटलेट एक्शन के लिए जो डोज देते हैं वो 75 मिलीग्राम से 300 मिलीग्राम है, 40 to 325 भी कोई कोई बोल देता है। एक्यूट MI या स्ट्रोक, मतलब अभी MI हो रहा है किसी पेशेंट को, अगर पेशेंट आया है MI के साथ, तो उसमें हम क्या दे सकते हैं, उसमें 325 मिलीग्राम ओरल डोज देते हैं एस्पिरिन का। ठीक है, तो एंटीप्लेटलेट एक्शन में 75 to 300, एक्यूट MI या स्ट्रोक अगर है पेशेंट में तो 325 मिलीग्राम। और सेकेंडरी प्रोफाइलैक्सिस के लिए, मतलब पोस्ट मायोकार्डियल इंफार्क्शन का पेशेंट है जिसको मायोकार्डियल इंफार्क्शन हुआ है, तो उस कंडीशन में हम 75 मिलीग्राम से लेकर 100 मिलीग्राम तक की टैबलेट ओरल डेली बेसिस पे पेशेंट को देते हैं। साइड इफेक्ट की बात करें तो क्या है, एंटीप्लेटलेट है, एंटीप्लेटलेट मतलब ब्लीडिंग टाइम बढ़ेगा। ठीक है, तो ब्लीडिंग साइड इफेक्ट क्या होगा, ब्लीडिंग होगा। दूसरा साइड इफेक्ट है इसका पेप्टिक अल्सर या गैस्ट्राइटिस। मैंने आपको बताया था कोक्स एंजाइम इनिबिट हो रहा है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स नहीं बनेंगे। प्रोस्टाग्लैंडिन्स स्टमक को प्रोटेक्ट करते हैं एसिड से, तो अब प्रोटेक्शन नहीं होगा तो पेप्टिक अल्सर या गैस्ट्राइटिस हो सकता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन इज एस्पिरिन जो है लैक्टेशन में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, क्योंकि रेस सिंड्रोम का रिस्क बढ़ाता है, लीवर डैमेज होगा। उसके अलावा जिन पेशेंट्स में ब्लीडिंग टेंडेंसी ज़्यादा है और या फिर पेशेंट जिनके अंदर पहले से पेप्टिक अल्सर है, उस पेशेंट में भी हम एस्पिरिन नहीं देते हैं। उसके अलावा एक और पॉइंट यहाँ पे है, एस्पिरिन शुड बी स्टॉप्ड 7 डेज बिफोर एनी मेजर सर्जरी। किसी भी मेजर सर्जरी से 7 दिन पहले हमें एस्पिरिन को स्टॉप कर देना चाहिए, ताकि हमारा जो प्लेटलेट एक्शन वापस आ सके। और पेशेंट सर्जरी होने वाली है, ब्लीडिंग वैसे ही ज़्यादा होती है सर्जरी में, और ब्लीडिंग नहीं रुकेगी तो दिक्कत हो जाएगी। उसके अलावा एस्पिरिन का, अगर हमें एस्पिरिन को वो बढ़ाना है, एक्शन उसका और अच्छा करना है, तो हम एस्पिरिन को क्लोपिडोग्रिल के साथ देते हैं। क्लोपिडोग्रिल अभी बताऊंगा मैं आपको, वो हमारे पास P2Y12 रिसेप्टर ब्लॉकर में आएगा।
एस्पिरिन इज कंबाइंड विद क्लोपिडोग्रिल एंड कंटिन्यूड फॉर एटलीस्ट 1 साल तक देते हैं जिन पेशेंट में एसटी एलिवेटेड एमआई हुआ हो या नॉन एसटी एलिवेटेड एमआई हुआ हो, उस पेशेंट में 1 साल तक हम एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रिल का कॉम्बिनेशन पेशेंट को देते हैं टैबलेट की फॉर्म में। ठीक है, ये बात याद रखना। तो फर्स्ट हमारा ड्रग की क्लासिफिकेशन खत्म हो गई, रिवर्सिबल कॉक्स इनहिबिटर्स। तो यही सब बातें इस बुक में भी मैं लिखी हुई है, तो मैंने इस बुक से ही कुछ चीज़ें नोट्स में ऐड की थी। तो ये जैसे मैंने पॉइंट बताया था ना, प्लेटलेट में जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, इस वजह से एक्शन एस्पिरिन का 7 दिन तक चलता है। ठीक है, उसके अलावा जो लोडिंग डोज है ये सभी मैंने आपको बता दिया है, और क्लासिफिकेशन ये सेम क्लासिफिकेशन यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा एस्पिरिन इज स्टॉप्ड 7 days बिफोर एनी मेजर सर्जरी। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारी सेकंड क्लासिफिकेशन के ऊपर, जो है हमारा एडीपी रिसेप्टर ब्लॉकर, या फिर इसको P2Y12 रिसेप्टर ब्लॉकर भी बोलते हैं। इसमें हमारे पास मेन ड्रग क्या क्या आ गए थे, क्लोपिडोग्रिल, प्रेसोग्रिल, ये सब आने वाले हैं। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं एडीपी रिसेप्टर या P2Y12 रिसेप्टर ब्लॉकर्स की। तो ये क्या करते हैं, ये रिक्रूटमेंट ऑफ प्लेटलेट्स को इनिबिट करते हैं बाय ब्लॉकिंग द एडीपी रिसेप्टर, जिसका नाम है P2Y12 रिसेप्टर। तो बेसिकली एक प्लेटलेट तो जाके एंडोथेलियम पे जुड़ गया अभी, लेकिन वो दूसरों को बुलाने का काम करेगा, एग्रीगेशन करेगा, तो उसको रोकने का काम करता है कौन, P2Y12 रिसेप्टर ब्लॉकर। रिक्रूटमेंट मतलब प्लेटलेट्स को आने से रोकेगा। 2 तरह के होते हैं, इरिवर्सिबल ब्लॉकर होते हैं और रिवर्सिबल ब्लॉकर होते हैं। याद करने का निमोनिक है PCT TC, या फिर PCT CT से भी याद रख सकते हो। तो PCT हमारे पास इरिवर्सिबल में आता है, क्या क्या नाम आएंगे, प्रेसुग्रिल, क्लोपिडोग्रिल एंड टिक्लोपिडिन। ठीक है, और TC से हमारे पास हो गया टिकाग्रेलोर और एनकैंग्रेलोर, जो कि रिवर्सिबल ब्लॉकर है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं यहीं पे यहाँ पे लिखी हुई हैं कि जो ये वाले ड्रग्स है, टिक्लोपिडिन हो गया, क्लोपिडोग्रिल हो गया, प्रेसुग्रिल हो गया, ये सब प्रो ड्रग्स है, मतलब एक्टिव फॉर्म नहीं है। ये ड्रग दोगे तो पहले इनको एक्टिवेट होना पड़ेगा हमारी बॉडी में जाके। ठीक है, उसके अलावा जो पहले 2 ड्रग मैंने लिखे हुए हैं, टिक्लोपिडिन एंड क्लोपिडोग्रिल, ये दोनों हम एमआई और स्ट्रोक दोनों में यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा बचे हुए जो 3 ड्रग हैं, प्रेसुग्रिल, टिकाग्रेलोर एंड कैंग्रेलोर, ये सिर्फ और सिर्फ एमआई पेशेंट में यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रोक पेशेंट में यूज़ नहीं करते हैं इनको, क्योंकि ये वहाँ पे ब्लीडिंग और ज़्यादा बढ़ाने का रिस्क हो जाता है और हीमोरेजिक स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है। किसका रिस्क बढ़ जाता है, हीमोरेजिक स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए बाकी जो 3 ड्रग हैं, टिकाग्रेलोर, कैंग्रेलोर एंड प्रेसुग्रिल, इनको हम सिर्फ और सिर्फ एमआई पेशेंट्स में देते हैं, और एमआई और स्ट्रोक दोनों पेशेंट में टिक्लोपिडिन या क्लोपिडोग्रिल दे सकते हैं। अब मैंने बताया कि क्लोपिडोग्रिल, टिक्लोपिडिन और प्रेसुग्रिल जो है प्रो ड्रग्स हैं। तो इनएक्टिव क्लोपिडोग्रिल है, हमने क्लोपिडोग्रिल दिया किसी को तो वो इनएक्टिव फॉर्म में है, उसको एक्टिव बनाने के लिए मेटाबॉलिज्म कौन करता है हमारे पास, यहाँ पे एंजाइम जो हमारा आता है वो आता है CYP2C19। ये CYP2C19 एंजाइम जो है वो उसको एक्टिव करने में मदद करता है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है क्लिनिकल बेस्ड, कि ओमेप्रेजोल अगर हम पेशेंट को दें, किसी पेशेंट को हमने क्लोपिडोग्रिल दिया, उस पेशेंट में हमने ओमेप्रेजोल भी दे दिया साथ में, तो ओमेप्रेजोल क्या है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है। तो ओमेप्रेजोल क्या करता है, ओमेप्रेजोल इस CYP2C19 को इनहिबिट कर देगा। अब ये इनहिबिट हो गया तो क्लोपिडोग्रिल एक्टिव ही नहीं होगा। ठीक है, एक्टिव ही नहीं होगा तो काम ही नहीं करेगा। तो इसलिए हमें कभी भी क्लोपिडोग्रिल के साथ ओमेप्रेजोल नहीं देना चाहिए। इसके साथ हम बाकी PPIs दे सकते हैं, लाइक रेबिप्रेजोल दे सकते हैं, पेंटोप्रेजोल दे सकते हैं, पर ओमेप्रेजोल नहीं देना, ये बात याद रखना। तो क्या होगा, क्लोपिडोग्रिल अगर हमने ओमेप्रेजोल के साथ दे दिया तो एमआई और स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाएगा, क्योंकि ड्रग काम ही नहीं कर रहा, हम दिए जा रहे हैं लेकिन ड्रग काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो कभी भी पेशेंट, अगर आपके कोई पेशेंट नोन में हो और ओमेप्रेजोल ले रहा हो साथ में, तो वो बंद करवा दो। ठीक है, उसके अलावा क्लोपिडोग्रिल और एस्पिरिन का जो कॉम्बिनेशन है वो सुपीरियर है देन द एस्पिरिन अलोन, मतलब अकेला किसी को एस्पिरिन दे रहे हो टैबलेट, उससे ज़्यादा इफेक्टिव होगा अगर आप एस्पिरिन के साथ क्लोपिडोग्रिल मिला के दो। ठीक है, तो वो कॉम्बिनेशन ज़्यादा अच्छा, बेटर काम करेगा और मोर्टेलिटी कम करने में मदद करता है एमआई पेशेंट्स के अंदर। साइड इफेक्ट क्या है इन ब्लॉकर्स का, ब्लीडिंग, सबसे ये ब्लीडिंग को बढ़ाने का काम करेंगे ना, सिंपल सी बात है। एंटीप्लेटलेट ड्रग्स का साइड इफेक्ट तो ब्लीडिंग होगा ही होगा। उसके अलावा मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट इसका होता है डायरिया। ठीक है, ये हमारा सेकंड क्लास ऑफ ड्रग्स भी हो गया खत्म। अब हम चलते हैं थर्ड क्लास ऑफ ड्रग्स के ऊपर। तो मैंने आपको जब शुरू में डायग्राम दिखाया था, तो उस डायग्राम में मैंने आपको बोला था कि CAMP जो है ये क्या करता है, ये CAMP इसको एग्रीगेशन को रोकने का काम करता है। तो अगर हमने CAMP को बढ़ा दिया तो प्लेटलेट की एग्रीगेशन अपने आप रुक जाएगी। तो CAMP को बढ़ाने वाले ड्रग्स का नाम हमारे पास थर्ड क्लास में आ जाता है, वो है फोस्फोडाइस्ट्रेस 3 इनिबिटर्स। काम क्या होता है, प्लेटलेट में CAMP को बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं, बाय इनिबिटिंग द फोस्फोडाइस्ट्रेस को इनिबिट करेंगे। उसके अलावा ये एडिनोसिन की रीअपटेक को भी इनिबिट करते हैं एंडोथेलियल सेल्स में। ठीक है, इसकी बात बाद में करेंगे। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका क्या है, फोस्फोडाइस्ट्रेस को इनिबिट करके CAMP को बढ़ाना। CAMP बढ़ने से क्या होगा, प्लेटलेट एग्रीगेशन कम हो जाएगा। और दूसरा ये काम करते हैं, ये वैसोडाइलेशन भी कराते हैं। तो फोस्फोडाइस्ट्रेस इनिबिटर्स वैसोडाइलेशन भी कराते हैं।
क्या यूज़ है, कहाँ यूज़ करते हैं हम इन ड्रग्स को, इनको हम यूज़ करते हैं एड ऑन ड्रग टू एस्पिरिन, मतलब एस्पिरिन इज़ द मेन ड्रग। एमआई स्ट्रोक पेशेंट में एस्पिरिन तो सबसे मेन ड्रग है। बाकी जो हम ड्रग्स पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन, ये एस्पिरिन के साथ जोड़ के देंगे तो और बढ़िया हमें एक्शन देखने को मिलेगा, बस इतनी सी बात है। अकेला ये दोगे तो इतना कुछ काम नहीं करेगा। तो एड ऑन ड्रग है एस्पिरिन को, किस में देते हैं, स्ट्रोक पेशेंट में देते हैं और बर्गर्स डिजीज में देते हैं। बट यहाँ पे कैच पॉइंट है कि एमआई पेशेंट में कभी भी आप फॉस्फोडाइस्टर इनहिबिटर्स मत देना। क्यों नहीं देना? क्योंकि फॉस्फोडाइस्टर इनहिबिटर्स साइक्लिक एएमपी हार्ट में बढ़ा देंगे और हार्ट में साइक्लिक एएमपी बढ़ के आइनोट्रोपिक एक्शन शो करेगा। आइनोट्रोपिक एक्शन शो करने की वजह से ऑक्सीजन डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ेगी और हार्ट की ऑक्सीजन डिमांड जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। पहले ही इन्फेक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन डिमांड और बढ़ गई तो और एमआई को एग्रेवेट कर देगा। इसलिए एमआई के पेशेंट्स में फॉस्फोडाइस्टर इनहिबिटर्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड। कौन कौन से ड्रग आते हैं फॉस्फोडाइस्टर इनहिबिटर्स में? न्यूमोनिक है डीसीपी, डी से डायपाइरिडामोल, सी से सिलोस्टाजोल एंड पी से पेंटॉक्सीफाइलिन। साइड इफेक्ट की बात करें तो इन ड्रग्स का साइड इफेक्ट होता है हेडेक एंड हाइपोटेंशन। मैंने बताया था ये वैसोडाइलेशन कराते हैं, तो वैसोडाइलेशन होगा तो अगर ब्रेन में अगर छोटे छोटे जो वेसल्स उसमें वैसोडाइलेशन होगा तो हेडेक होगा और हाइपोटेंशन भी कराएगा, वैसोडाइलेशन हो रहा है क्योंकि। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ जाता है, फोर्थ क्लासिफिकेशन है वो है ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A इनहिबिटर्स। मैकेनिज्म आप सबको अब तक याद हो ही गया होगा कि ये इनहिबिट करते हैं ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A को, जो कि रिसेप्टर है फिब्रिन का प्लेटलेट्स के ऊपर। प्लेटलेट्स के ऊपर फिब्रिन को आके जुड़ने में मदद करेगा और फिब्रिन क्या करता है, दो प्लेटलेट्स को जोड़ने में मदद करेगा। तो ये अगर इनहिबिट हो गया तो प्लेटलेट की एग्रीगेशन नहीं होगी और थ्रोम्बस फॉर्मेशन नहीं होगा। इसमें 3 ड्रग्स आते हैं, मैंने आपको बता दिया है। निमोनिक है टिरोफिबेन, एप्टीफिबाटाइड एंड एप्सिक्सिमैब। टिरोफिबेन के बारे में एक पॉइंट याद रखना है कि ये नॉन पेप्टाइड ड्रग है तो इसको हम आईवी भी दे सकते हैं। एप्टीफिबाटाइड में याद रखना है कि ये पेप्टाइड ड्रग है तो इसको सिर्फ ओरल दे सकते हैं। और एप्सिक्सिमैब आ रहा है तो ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है जिसका टी हाफ आपको याद रखना है, वो है 20 से 25 मिनट, कहीं कहीं 30 मिनट्स भी आपको लिखा दिख जाएगा। उसके अलावा एप्सिक्सिमैब में एक चीज़ है कि ये थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कोज करता है। साइड इफेक्ट होगा एक तरह से, कैसे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कोज करेगा? एप्सिक्सिमैब इज नॉन स्पेसिफिक टू ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A। ठीक है, तो एक पॉइंट हो गया। कैसे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कर रहा है कि ये क्या करता है ना, बाइंडिंग ऑफ एप्सिक्सिमैब टू प्लेटलेट्स एक्सपोज सर्टेन न्यू एंटीजेंस ऑन देयर सरफेस। जब एप्सिक्सिमैब प्लेटलेट के सरफेस पे बाइंड करता है ना तो प्लेटलेट के सरफेस पे कुछ नए नए एंटीजेंस आ जाते हैं जिनके अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाती है और वो एंटीप्लेटलेट एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं और वो उन प्लेटलेट्स को ख़त्म कर देते हैं, जिस वजह से थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाता है। उसके अलावा किडनी के पेशेंट्स में, किडनी जिनमें ख़राब है उन पेशेंट्स में एप्सिक्सिमैब सेफ होता है। यूज़ क्या है? आईवी ड्रग की फॉर्म में इसको हम दे सकते हैं। यूज़ है ग्लाइकोप्रोटीन 2B3 इनहिबिटर्स को मेनली कहाँ यूज़ करते हैं? एक तो एड ऑन ड्रग है एस्पिरिन का इन द पेशेंट ऑफ एक्यूट एमआई या स्ट्रोक, ये तो हमने हर ड्रग में यही पढ़ रहे हैं। उसके अलावा आईवी, अगर इनमें से जो आईवी ड्रग्स जिसको हम दे सकते हैं तो वो दे सकते हैं हम PTCA में। और स्टेंट, अगर हम किसी पेशेंट में स्टेंट डाल रहे हैं या PTCA कर रहे हैं उस पेशेंट में हम आईवी की फॉर्म में इसको दे सकते हैं। PTCA क्या है? परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। ठीक है, PTCA के पेशेंट्स में, जिस पेशेंट में PTCA हो रहा है उसमें ये ड्रग्स हम दे सकते हैं या फिर देते हैं, सीधी सी बात है। अब लास्ट क्लास ऑफ ड्रग्स की बात करें तो कुछ न्यू ड्रग्स हैं जो अभी नए नए आए हैं, वोरापेक्सर एंड डेजोक्सीबेन। वोरापेक्सर के बारे में याद रखना है कि ये PAR1 रिसेप्टर का इनहिबिटर है। PAR1 क्या है? प्रोटीएज एक्टिवेटिंग रिसेप्टर है। तो प्रोटीएज एक्टिवेटिंग रिसेप्टर का रिवर्सिबल इनहिबिटर है वोरापेक्सर। ठीक है, कहाँ लोकेटेड होता है ये वाला रिसेप्टर? प्लेटलेट्स के सरफेस पे। और इसको भी हम कब देते हैं? एमआई के पेशेंट में एस्पिरिन के साथ ऐड करके देते हैं। डेजोक्सीबेन की बात करें तो डेजोक्सीबेन इज थ्रोम्बोक्सिन A2 सिंथेज इनहिबिटर। थ्रोम्बोक्सिन A2 सिंथेज का इनहिबिटर है तो थ्रोम्बोक्सिन A2 को बनने से रोकेगा। तो ये कुछ न्यू ड्रग्स हैं जो अभी नए नए आए हैं। तो इस वीडियो में हमने पूरी एंटीप्लेटलेट ड्रग्स की यहाँ पे बात कर ली है, जिसमें हमने 5 क्लासेस हमने पढ़ी हैं। ठीक है, उसके अलावा वीडियो एंड करने से पहले फिर से आपको बता दूं, जो मैंने वेबिनार के बारे में आपको बताया था, थीमे पब्लिशर्स की तरफ से डॉक्टर प्रसन्न आर भंडारी सर का वेबिनार है 31 मई 2024 को 5 to 6 PM। अभी जाके रजिस्टर करो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।